नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि जनता की अंतरात्मा है। और उस अंतरात्मा की सबसे बड़ी ताकत होता है वोट। आपका, हमारा, हम सब का वोट। जब कोई नागरिक वोट देने के लिए जाता है तो वो सिर्फ उंगली पर स्याही नहीं लगवाता, वो अपने अधिकार की मुहर लगाता है। वो कहता है हम हैं और हम ही तय करेंगे। तो जरा सोचिए, अगर वोटर लिस्ट ही सही ना हो, अगर उसमें फर्जी नाम, गायब नाम और मरे हुए लोगों के नाम हो, और तो और एक ऐसी वोटर लिस्ट जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों तक के नाम हो, तो क्या ये लोकतंत्र के साथ गद्दारी नहीं है? इसलिए आज पूरा सच में हम उठा रहे हैं एक सवाल कि आखिर बिहार में कितने बांग्लादेशी हैं? बिहार की वोटर लिस्ट में आखिर कैसे हो गई है बांग्लादेशियों की घुसपैठ? बिहार के सीमांचल में आखिर क्या है बांग्लादेशी कनेक्शन? बिहार के सीमांचल में कैसे हुआ जनसंख्या का असंतुलन? और कहां है बिहार के वो 4 बड़े सेंटर जहां फर्जी वोटर पर है नजर? तो आइए बिहार चुनाव से जुड़े इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन उससे ठीक पहले चुनाव आयोग ने राज्य में विशेष गहन मतदाता रिवीजन यानी SIR करवा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल चुनाव आयोग की इस कवायद का विरोध कर रहे हैं। इस फैसले के खिलाफ कई विपक्षी दलों और संगठनों ने वोटर लिस्ट रिवीजन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर कल हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को सुझाव दिया कि वो 11 दस्तावेजों के अलावा आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर ID कार्ड को भी विकल्प के तौर पर शामिल करने पर विचार कर सकता है। हालांकि कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि अंतिम निर्णय चुनाव आयोग को लेना है और यह केवल सुप्रीम कोर्ट की सलाह है। लेकिन विपक्षी दल इसे लेकर भ्रम फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक दल इसकी सुविधा के अपनी सुविधा के हिसाब से अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। इस बीच बिहार में मतदाता सूची के गहन रिवीजन का काम तेजी से जारी है और 24 जून को SIR निर्देश जारी कर किए गए थे और उसके बाद 10 जून की शाम 6 बजे तक, यानी माफ कीजिएगा 10 जुलाई की शाम 6 बजे तक सिर्फ 16 दिनों में ही 5,22,44,000 से ज्यादा मतदाताओं के SIR फॉर्म जमा किए जा चुके हैं, जो कुल रजिस्टर्ड 7.89 करोड़ जो मतदाता हैं उनका 66% है। और मतदाताओं के पास फॉर्म जमा करने के लिए अभी भी 14 दिन बचे हैं। और जिस तेजी से यह काम किया जा रहा है, उससे चुनाव आयोग को उम्मीद है कि यह काम तय समय से पहले भी पूरा हो सकता है। इस बीच सीमांचल में आधार सैचुरेशन को लेकर नए सिरे से एक बहस छिड़ गई है। कांग्रेस आधार को वोटर लिस्ट के गहन रिवीजन के लिए शामिल करने वाले दस्तावेजों में शामिल करने की पुरजोर वकालत कर रही है। लेकिन कांग्रेस नेताओं के कुछ पुराने वीडियो जो हम आपको आगे दिखाएंगे वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो आधार को वोटर कार्ड से लिंक किए जाने का विरोध करते नजर आ रहे हैं। दरअसल विपक्ष इस मुद्दे का इस्तेमाल चुनावी मुद्दे की तरह कर रहा है और इस वोट बंदी की कोशिश इसे करार दे रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर बीजेपी के सेल की तरह काम करने के आरोप लगा रहे हैं। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव चोरी करने की साजिश हो रही है। पहले आप सुनिए इस मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के बयान, फिर हम आपको सुनाएंगे एनडीए के नेताओं ने जवाब में क्या कहा और क्या है सीमांचल में जनसंख्या असंतुलन और आधार सैचुरेशन और बांग्लादेश कनेक्शन का पूरा सच। जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का अंक का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। कल जो राहुल गांधी जी बिहार गए थे, आप देखे होंगे बिहार में जो बहुत बड़ी रैली हो गई, वहां पर
7 करोड़ वोटर में से 2 करोड़ वोटर्स को वो काट रहे हैं। क्या इससे लोकतंत्र बचेगा? आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? आप जॉब कार्ड को, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। विपक्ष के इन बयानों पर एनडीए नेताओं ने कहा कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि भारत में लोकतंत्र फलता फूलता रहे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई है और ये आरजेडी, कांग्रेस जैसे सभी दलों के लिए कड़ा संदेश है जिनका चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं में कोई विश्वास नहीं है। आप भी सुनिए इस मामले पर एनडीए नेताओं ने किस तरह से विपक्षी दलों, खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। ये जो संविधान की किताब दिखाने वाले लोग हैं ना, इनको बेचारे को पता ही नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों को बेचारे को पता नहीं है, ये लोग को जानकारी नहीं है। ये लोग सिर्फ राजकुमार हैं, एक दिल्ली वाले, एक पटना वाले, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जानकारी तो होना चाहिए। जो अपनी राजनीति ऐसे वोटर्स के द्वारा आगे बढ़ाना चाहती हैं जिनके पास संवैधानिक अधिकार वोट डालने का नहीं है, जो नहीं चाहती कि वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आए, उनके लिए ये करारा जवाब है। क्या कहना है तेजस्वी यादव का? राहुल गांधी जी आप बताइए। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई से एक दिन पहले आप प्रदर्शन कर रहे थे और स्पष्ट हो रहा था कि इन नेताओं की आस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के मत ये इसको रोकने का जो प्रोग्राम था उसको सिरे से खारिज किया। नहीं, विपक्ष के लिए झटका इसलिए है कि उनके द्वारा दिए गए आर्गुमेंट जो थे मतदाता सूची में संशोधन के, उसको निरस्त न करने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव तब तक संभव नहीं है जब तक कि वोटर लिस्ट परफेक्ट और एररलेस यानी त्रुटिहीन ना हो। लेकिन क्या बिहार की वोटर लिस्ट के बारे में यह बात लागू होती है? शायद नहीं। यहां वोटर लिस्ट में कई गड़बड़ियां हैं और वो शायद इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने 2003 के बाद से बिहार में वोटर लिस्ट का व्यापक पुनर्निरीक्षण नहीं किया है, जिसके कारण कई गलतियां देखने में आई हैं। बिहार की वोटर लिस्ट में बहुत कुछ ऐसा है जो एक स्वस्थ लोकतंत्र में कतई नहीं होना चाहिए। जैसे सीमांचल के 4 मुस्लिम बहुल जिले किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में आधार कार्ड धारकों की संख्या आबादी से अधिक पाई गई है। जाहिर है कि यहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों ने निश्चित रूप से फर्जी वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लिए हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि ये चारों जिले मुस्लिम बहुल होने के साथ साथ पश्चिम बंगाल की बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं। आइए अब देखते हैं कि इन चारों जिलों में मुस्लिम आबादी कितनी है और यहां कितने आधार कार्ड हैं। ये देखिए, किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहां आधार सैचुरेशन 126% है। यानी किशनगंज की जितनी जनसंख्या है उससे 26% ज्यादा आधार कार्ड यहां बने हुए हैं। अब देखिए, उसी तरह कटिहार में 44.5% मुस्लिम आबादी है और यहां 123%, जी हां 123% आधार कार्ड हैं। यानी यहां पर प्रति 100 लोगों पर 123 आधार कार्ड बने हुए। अब देखते हैं अररिया का हाल। वहीं अररिया में 43% मुस्लिम आबादी है और यहां 123% आधार कार्ड बने हुए हैं। इस तरह पूर्णिया में 38.5% मुस्लिम जनसंख्या है और यहां 121% आधार सैचुरेशन दिख रहा है। इसका मतलब है कि सीमांचल के चारों जिलों में 100 लोगों के बीच लगभग करीब 120 आधार कार्ड हैं, जबकि बाकी के बिहार में प्रति 100 लोगों पर 94 आधार कार्ड हैं। तो इतना बड़ा अंतर आप देख सकते हैं। और अब सवाल उठता है कि ये 20% लोग आखिर हैं कौन?
इनके फर्जी आधार कार्ड आखिर बने कैसे, किसने इनकी मदद की, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं। ये भयावह स्थिति न केवल मतदाता सूची की सच्चाई पर सवाल उठाती है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को भी प्रभावित कर सकती है। अगर चुनाव आयोग ने रिवीजन नहीं किया तो इन तमाम लोगों की भी चुनावी प्रक्रिया में एंट्री हो जाएगी, जो देश में घुसपैठी बनकर आए हैं और इस देश के संसाधनों को लूट रहे हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सीमांचल के 4 जिलों वाला इलाका देश की सुरक्षा के लिए बहुत संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सटा हुआ है। यह सामरिक रूप से बेहद अहम इलाका है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। ऐसा कहने का कारण यह है कि यह रास्ता बहुत सकरा रास्ता है, जिससे पूरा नॉर्थ ईस्ट देश के बाकी हिस्से से जुड़ता है। यह पश्चिम बंगाल में है और इस इलाके में सबसे जो सक्रिय जगह है वो सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी है, इसलिए यह भारत के लिए बहुत ही संवेदनशील जगह है। अगर यह हिस्सा किसी गलत हाथों में चला जाए तो पूरे नॉर्थ ईस्ट से भारत का संपर्क टूट सकता है। जाहिर है कि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, और अगर सीमांचल में ऐसे लोगों को, ऐसे घुसपैठियों को वोट देने दिया गया तो यह फिर सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आज 4 जिले इसकी चपेट में हैं और कल को पूरे देश में यह बीमारी की तरह फैलेगा। इसलिए चुनाव आयोग चाहता है कि केवल योग्य भारतीय नागरिक ही मतदान करें, जो संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। तो आपने ये तो देख लिया कि मुस्लिम बहुलता वाले सीमांचल इलाके के 4 जिलों में जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड मौजूद हैं, लेकिन अब हम आपको जनसंख्या के सरकारी आंकड़ों के जरिए वो बताने वाले हैं, उससे पूरा सच अपने आप ही बाहर आ जाएगा। इन आंकड़ों को देखने के बाद आप खुद मान जाएंगे कि सीमांचल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहां तेजी से बढ़ रही मुस्लिम आबादी इस बात का संकेत दे रही है कि यहां बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी संख्या में आकर बस रहे हैं। बस हमारा आपसे इतना निवेदन है कि जो अब आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं उन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरा सच समझने की कोशिश कीजिएगा। सीमांचल के 4 जिले अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में किस तरह से तेजी से आबादी बढ़ रही है, इसके लिए हमने 1991 और 2011 की जनगणना के आंकड़े सामने रखे हैं। आपको बता दें कि 1991 के पहले के आंकड़े हम आपको इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि इससे पहले इनमें से कई जिले बने ही नहीं थे। तो अब ध्यान से देखिए और इस पूरी लिस्ट को ध्यान से देखिए। अररिया जिले में 1991 में मुस्लिम आबादी 38% थी, जो 2011 में बढ़कर 43% हो गई। यानी 20 साल में यहां मुस्लिम आबादी में पूरे 5% की ग्रोथ, बढ़ोतरी हुई है। अब ध्यान से देखिए कटिहार के आगे के आंकड़ों को देखिए। 1991 में यहां मुस्लिम आबादी 41% थी, तो 2011 में 44.5% हो गई। यानी 20 साल में इसमें 3.5% का उछाल आया। अब चलिए पूर्णिया को भी देख लीजिए। 2011 में पूर्णिया जिले में 36.5% मुसलमान रहते थे, लेकिन 2011 में मुस्लिम जनसंख्या पूर्णिया में हो गई 38.5%, यानी इसमें आया 2% का उछाल। अब बात किशनगंज की। यहां 1991 में मुस्लिम आबादी थी 66%, 2011 में यह हो गई 68%, यानी 20 साल में यहां मुस्लिम जनसंख्या पूरे 2% बढ़ गई। अगर आपको लग रहा है कि इसमें क्या गलत है, अररिया में 5%, कटिहार में 3.5%, पूर्णिया और किशनगंज में 2-2% मुस्लिम आबादी बढ़ी है, तो इससे कौन सा पहाड़ टूट गया? मुस्लिम आबादी तो पूरे देश में बढ़ी है, लेकिन यहीं आप गलत हैं। अब इस ग्राफिक्स को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 1991 से 2011 के बीच भारत में, बिहार में और अकेले सीमांचल में मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी में क्या अंतर है, और यह बहुत बड़ा अंतर है। बहुत ध्यान से देखिए। 1991 में पूरे भारत में मुस्लिम आबादी 12.6% थी, जो 2011 की जनगणना में बढ़कर 14.2% हो गई। इस तरह पूरे भारत में 1.6% मुसलमान 20 साल में बढ़ गए। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में 1991 में मुस्लिम आबादी थी 14.8%, जो 2023 में जातिगत जनगणना में हो गई 17.7%। ध्यान रहे, बिहार सरकार ने 2023 में जातिगत जनगणना करवाई थी और यह उसका ही आंकड़ा है। यानी 32 साल में बिहार में मुस्लिम आबादी बढ़ी 2.9%। अब बहुत ध्यान से सीमांचल का आंकड़ा देखिए।
1991 में सीमांचल के 4 जिले अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में कुल मुस्लिम आबादी 38.2% थी, जो 2011 में बढ़कर हो गई 42.7%, 42.7%, यानी 20 साल में इसमें बढ़ोतरी हुई 4.5, 4.5% की बढ़ोतरी। एक बार फिर सुनिए, 1991 से 2011 के बीच पूरे भारत में मुसलमानों की संख्या 1.6% की बढ़ोतरी हुई। उसमें बिहार में 1991 से लेकर 2023 के बीच 2.9 की बढ़त देखी गई, लेकिन सीमांचल में सिर्फ 20 साल में मुस्लिम आबादी में सीधे सीधे 4% का उछाल आ गया। और आपको बता दें कि बिहार सरकार ने जो जातिगत जनगणना 2023 में की है, उसमें जिलों के हिसाब से आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए सीमांचल में इस वक्त कितनी मुस्लिम आबादी किस जिले की है, इसका असली आंकड़ा आना असली जनगणना में बाकी है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि तब पूरे भारत की तुलना में सीमांचल में मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी का आंकड़ा इससे भी कहीं चौंकाने वाला होगा। और अब ये आंकड़े देखने के बाद अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर दीजिए और खुद से ये सवाल पूछिए कि दिल्ली और मुंबई में आबादी बढ़ती है तो समझ में आता है, चलिए रोजगार की तलाश में यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान से यहां लोग आए होंगे। अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में भी मुस्लिम आबादी बढ़ी है और यह माना जाता है कि यहां पश्चिमी यूपी के मुस्लिम नए अवसरों की तलाश में आए होंगे। लेकिन अब सीमांचल को लेकर अपना दिमाग लगाइए, आप खुद ही बताइए कि सीमांचल में ऐसा क्या है जो यहां आबादी बढ़ रही है। यहां ऐसी कौन सी फैक्ट्रियां हैं, कौन सी कंपनियां हैं कि रोजगार के अवसर हैं जो यहां इतनी तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। जाहिर है दाल में कुछ ना कुछ काला है और यह बांग्लादेशी घुसपैठियों का घोटाला है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा का कहना है कि सीमांचल इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी तादाद है और यही वजह है कि SIR प्रक्रिया की शुरुआत के बाद से इस इलाके में 2.5 लाख आवासीय प्रमाण पत्र के आवेदन आ गए। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने भी PIL दायर कर सभी घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से निकालने की मांग की है। आप भी सुनिए इन दोनों ने क्या कहा। वहाँ पे जो पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, इन सब जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की, रोहिंग्याज की संख्या बहुत ज़्यादा है, लाखों लाख में है। तो अब जैसे ही वोटर बनने के लिए आवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ी तो सिर्फ एक ज़िले में, किशनगंज में 2.5 लाख के लगभग एप्लीकेशन पड़ गए आवास प्रमाण पत्र इशू करने के लिए और लाइन में लग के लोग। तो इसी से आप समझ सकती हैं, और एक विशेष समुदाय के लोग, इसी से इस बात की गंभीरता को समझा जा सकता है। हमारी याचिका, हमारी मांग ये है कि ये सत्यापन चलना चाहिए, डोर टू डोर चलना चाहिए। अगर वोटर लिस्ट में एक भी रोहिंग्या का नाम है, एक भी घुसपैठिए का नाम है, उसको काटा जाना जरूरी है। बिना, जब तक घुसपैठिए भारत में वोट करेंगे तब तक इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से साफ साफ मना कर दिया है। जो इलेक्शन कमीशन का जो ड्राइव चल रहा है, स्पेशल ड्राइव चल रहा है डोर टू डोर जाके, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं रोक लगाया है। तो सुना आपने, नागरिकता प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड की मान्यता नहीं होने के बाद भी बिहार के सीमांचल इलाके में इसी के आधार पर धड़ल्ले से आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी दल ये सवाल पूछ रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम के लिए आधार कार्ड और आवासीय प्रमाण पत्र को मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है। मगर 2021 में यही कांग्रेस पार्टी थी जब मतदाता पहचान पत्र को आधार से स्वैच्छिक रूप से जोड़ने से संबंधित निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 संसद में पेश किया जा रहा था, तब इसी कांग्रेस पार्टी ने और इसके नेताओं ने सदन में जोरदार तरीके से इसका विरोध किया था। कांग्रेस नेताओं ने संसद के अंदर तख्तियां लेकर विरोध किया और कहा था कि आधार केवल, यानी आधार कार्ड केवल DBT के लिए है और उसे वोटर ID से नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन अब 2025 में कांग्रेस वोटर ID को सत्यापित करने के लिए आधार कार्ड चाहती है। कांग्रेस नेता शशि थरूर और मनीष तिवारी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, पुराने हैं ये। आप भी सुनिए उस वक्त इन नेताओं ने क्या कहा था। We are forgetting that Aadhaar was only meant to be a proof of residence. It is not a proof of citizenship. In our country, only citizens are allowed to vote, sir. So if you are in a position where you are
asking Aadhaar for voters, all you are getting is a document that reflects residence. It does not reflect any proof of citizenship. And therefore, you are potentially giving the vote to non-citizens. Mr. Chairperson, sir, the Aadhaar Act does not allow for the linking of the Aadhaar number to the electoral roll. The Aadhaar Act is very explicit. It is an act which is for the targeted delivery of financial and other subsidies, benefits and services. Voting is a legal right. चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है और इसलिए ये जो आधार एक्ट है इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है। इसलिए हम इस विधेयक के इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं और मंत्री जी से ये दरखास्त करते हैं कि इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का पुराना इतिहास। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। पता है I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? और इसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना? जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का पुराना इतिहास रहा है और वोटर लिस्ट की चेकिंग में भी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई। विपक्ष के कुछ नेता मुसलमानों को डरा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में से उनका नाम काट दिया जाएगा। दरअसल इसी तरह के फर्जी डर को बार बार दिखाकर ये बिहार में मुस्लिम वोट पाते रहे। वैसे भी लालू प्रसाद यादव एंड पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बैंक बहुत अहम है। पिछले 3.5 दशक से ये MY समीकरण RJD को जिंदा रखे हुए। आइए अब बिहार में मुस्लिम वोट बैंक का पूरा सच अब हम आपको बताते हैं। देखिए, बिहार में करीब 18% मुस्लिम आबादी है और राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से
47 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर का एक बड़ा रोल है। बिहार की 11 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं 7 सीटों पर 30 से 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा 29 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। और इस तरह मुस्लिम वोट बैंक बिहार में किसी भी पार्टी का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक चुनकर आए थे, जिसमें से ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 विधायक थे। वहीं अन्य पार्टियों से जीते मुस्लिम उम्मीदवारों की बात करें तो RJD से 8, कांग्रेस से 4, भाकपा माले से 1 और बसपा से 1 मुस्लिम उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। तो यह है मुस्लिम वोट बैंक का बिहार पॉलिटिक्स में योगदान। तो आज पूरा सच में इतना ही। अगले हफ्ते होगी फिर आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति।